गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? जैसे कि आपने कभी सुना हो ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, क्या होता है। तो चलिए आज उसके विषय में हम देखते हैं यहाँ पर कि एक्चुअली में ग्लोबलाइजेशन कहते किसे हैं। तो कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज़। हम क्या कह सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द एमएनसीज भी लगा सकते हैं। वैसे ग्लोबलाइजेशन एमएनसी बस का नहीं होता, ग्लोबलाइजेशन तो कई चीज़ों से भी फैल होता है। तो हमने बताया ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज़। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो ग्लोबलाइजेशन जो होता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर दो चीज़ें बनाई हैं। एक मैंने ग्लोब बनाया हुआ था, पहले मैंने क्या किया, उसमें बाउंड्री बनाई हुई है। ग्लोबलाइजेशन कहते किसे हैं, पहले मैंने उसमें क्या किया है, एक ग्लोब बनाया हुआ है। अब बाद में मैंने क्या कर दिया, उन बाउंड्रियों को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, वहाँ से रिमूव कर दिया है। तो मतलब क्या हो गया, रिमूविंग ऑफ द बाउंड्री विद द ग्लोब। तो क्या हो गया, यह तो कह सकते हैं मर्ज ऑफ द बाउंड्री इन द ग्लोब। ये तो कह सकते हैं पूरी बाउंड्रियों को हमने मर्ज कर दिया एक दूसरे पे। या तो हमने पूरे बैरियर जो भी थे हमने क्या कर दिए, उनको हटा दिए। तो वो क्या कहलाता है, हमारा ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इस तरह ग्लोबलाइजेशन की हमने बात की। तो ग्लोबलाइजेशन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले कौन करता है? जो एमएनसी होती है हमारी, वो क्या करती हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। एमएनसी क्या होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं। जैसे आपने गूगल, एप्पल का नाम सुना होगा, और भी बहुत सी एमएनसी होती हैं। तो ये करती क्या है, ऑन्स एंड कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। ये करती क्या है, जो बड़ी बड़ी एमएनसी होती हैं, ये कई देशों में फैली होती हैं। ये एक देश की बात नहीं करते, ये कई देशों में उनका व्यापार होता है, कई देशों में फैली हुई होती हैं एमएनसी। इस तरह है, बड़ी बड़ी एमएनसी होती हैं, वो एक पूरी फैक्ट्रियाँ ही खरीद लेती हैं। तो लेकिन जब बिफोर कमिंग ऑफ एमएनसी हम बात करें, जब एमएनसी नहीं आई थी तब कैसे काम होता था? तब भी काम होता था, लेकिन हम करते क्या थे, सिर्फ एक देश से दूसरे देश पर ही डिपेंड हुआ करते थे। तो प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज विद इन अ कंट्री। जो ट्रेड होता था वो कहाँ होता था, सिर्फ अपने देश के अंदर ही होता था। रॉ मटेरियल, फूड, स्टफ एंड फिनिश प्रोडक्ट हम क्या कर देते थे, या तो एक देश की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग उससे मंगवा लेते थे। तो यानी कि एक देश से दूसरे देश पर ही डिपेंड होते, ज़्यादा व्यापार होता था, लेकिन हम लोग ज़्यादा अपने देश पर ही डिपेंड होकर के चलते थे। तो जब भारत ने ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया, तो उसने भी एमएनसीओं को क्या कर दिया, आने के लिए, अभी देखेंगे ओपन डोर पॉलिसी क्या है, तो एमएनसी को आने के लिए अनुमति दे दी उसने। तो एमएनसी करती क्या है, जो रिड्यूस कास्ट थ्रू दिस चीप लेबर एंड रिसोर्सेज। तो करती क्या है, वो क्या करती है, एमएनसी जहाँ सेटअप होती हैं वो बड़े बड़े देशों में सेटअप होती है, किसी छोटे मोटे देशों में सेटअप नहीं होती वो, कि छोटे मोटे देशों में सेटअप होती हो, वो बड़े बड़े देशों के लिए एमएनसी आने लगती है। और वो करती क्या है, किस लिए बड़े देशों को सिलेक्ट करती है, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। जैसे चाइना, तो चाइना में सबसे ज़्यादा एमएनसी है, वहाँ पर सारी विश्व की फैक्ट्रियाँ वहाँ पर जाती हैं। उसी तरह भारत, तो उनको क्या चाहिए होता है, चीप लेबर चाहिए होता है, क्योंकि एमएनसी जितनी भी होती है सब प्रॉफिट के लिए आती हैं। तो एक मार्केट देखती हैं जहाँ उनको चीप लेबर प्रोवाइड हो जाता है। तो जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, ये क्या है, जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ आसानी से उनको क्या होता है, चीप लेबर मिल जाता है। जिस तरह यूएसए, अब एमएनसी करती क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने बताया एमएनसी कई देशों में फैली होती हैं। जैसे यूएसए, कहीं मान कर चलिए यूएसए में कोई चीज़ का डिज़ाइन होता है, यूएसए के इंजीनियर क्या करते हैं, कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, चाइना क्या कर देता है, वहाँ पे उसको प्रोड्यूस यानी कि बना देता है, प्रोडक्ट तैयार कर देता है। एंड इंडिया में मानकर क्या हो जाता है, जैसे कॉल सेंटर, ये क्या हो जाते हैं, इस तरह चीज़ें होती हैं। द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली। अब क्या हो गया, जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाता है, कोई एक देश पर डिपेंड नहीं होते, हर देश पर वो क्या हो जाती हैं, अपने आप को फैल जाती हैं। मालूम चलिए इंजीनियर ने कहीं प्लानिंग अमेरिका में बनाई, लेकिन उसके जो पार्ट्स बन रहे हैं वो चाइना में बन रहे हैं, और कहीं असेंबल हो रहे हैं, कहीं तीसरे देश में हो रहे हैं। तो इस तरह कह सकते हैं एमएनसी क्या है, कई देशों पर फैली हुई होती है। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट होती है वो इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। कैसे, मैंने जैसा पहले बताया था, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, इनका जो लिंकिंग होती है, जो लिंक कैसे है, वो क्या करते हैं, कैश इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट कहाँ करें, इन्वेस्ट किस लिए करते हैं, वो चीप लेबर। पहले तो इंटरलिंकिंग प्रोडक्ट अक्रॉस द कंट्री मैंने पहले ही बता दिया कि क्या होता है, इनके प्रोडक्ट सारे देशों में एक दूसरे कंट्रियों पे डिपेंड होता रहता है, यानी कि फैला रहता है।
फिर एमएनसी जो होती हैं वो कहाँ लगती हैं? तो एमएनसी क्या कर देती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है। जैसे पैसा इन्वेस्ट करेगी तो भारत को क्या मिलता है, एफडीआई मिलता है, भारत के पास में यानी कि विदेशी करेंसी आती है। और एमएनसी क्यों सेटअप होती है, क्योंकि चीप लेबर चाहिए होता है, उनको रिसोर्सेज चाहिए होता है, तो वो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, प्रॉफिट के लिए वहाँ पर सेट हो जाती हैं। तो ये हमारे एमएनसी के कुछ प्रॉफिट्स है। देखते हैं हमारा दूसरा जो हमारा दूसरा पेज है, इसमें देखिए लोकल कंपनी जो एमएनसी सेटअप होती हैं वो कैसे आती हैं। जब भी कोई एमएनसी आएगी तो क्या करती है, लोकल कंपनी को देखती है। लोकल कंपनी क्या करती हैं, क्योंकि वो पहले से ही सेटअप होती हैं, एक प्रकार से अच्छी तरह से काम कर रही होती हैं, तो लोकल कंपनी के साथ उनका एग्रीमेंट हो जाता है और उसी तरह उनके साथ में मिल करके काम करने लग जाती हैं। जैसे आपने हीरो होंडा के विषय में सुना होगा, जो हीरो थी वो कहाँ की कंपनी थी, वो भारत की थी, और होंडा कहाँ की थी, वो जापान की थी। इनका एक एग्रीमेंट होता है 50 साल, 30 साल, 40 साल, 20 साल, 10 साल का एक एग्रीमेंट होता है। कोई भी जब वो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है तो कंपनी क्या करती हैं, चली जाती हैं अगर उनका नहीं बनता आपस में। लेकिन एक एग्रीमेंट के तहत वो जब तक एग्रीमेंट रहता है जब तक रहती हैं। तो होंडा तो चली गई लेकिन हीरो अब भी रह गई, जो हमारा यहाँ ऑलरेडी प्रोडक्शन हो रहा है उसका। और बाइक कंपनी ये तो क्या करती हैं, एमएनसी कंपनी ही खरीद लेती हैं। जैसे आपने पराग कंपनी अभी यहाँ पर आएगी यूएसए की, आप देखेंगे उसको, उसने क्या कर दिया, पूरी कंपनी की ही खरीद ली उसने। इसी तरह तो कंपनी इतनी एमएनसी के पास इतना पैसा होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ ही खरीद लेते हैं, ये होता है। अब यहाँ पर को आर्डर फॉर प्रोडक्शन, अब वो क्या करती हैं, जो बड़ी बड़ी एमएनसी होती हैं, छोटे छोटे उद्योगों को देखते हैं, इंटरप्राइजेज जो होते हैं उनको क्या कर देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं कि आप हमारे माल को क्या करिए, सप्लाई करिए, बनाइए। और फिर वो एमएनसी क्या कर देती है, अपना टैग लगा देती हैं और वो आराम से बाद में क्या करती हैं, उसे ऐश करती हैं, बिक्री करती हैं अपनी। अब यहाँ पर कुछ केस स्टडी दी गई है। फोर्ड मोटर्स की बात की गई है, जो कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। वो कब आई थी भारत, 1995 में आई थी, और 1700 करोड़ उसने क्या कर दिए थे, भारत में स्पेंड किए थे, अब समझ लीजिए उस समय। और 2014 तक कह सकते हैं 77,000 कार उसने क्या कर दी, पूरे भारत में सप्लाई की थी। और 77,000 कार ही उसने क्या कर दिया, साउथ अमेरिका को बेचा पूरे कॉन्टिनेंट में, और साउथ अफ्रीका को भी उसने इसी तरह लगभग 70,000 के आसपास कुछ कारें भेज डाली। तो आप समझ सकते हैं एमएनसी जो फोर्ड मोटर्स है वो कितने देश में फैली हुई है, 26 कंट्रीज में फैली हुई है। अब ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, कार का मैन्युफैक्चर करती है ये। फिर फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्ट इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। अब फॉरेन प्रोडक्ट से इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट कैसे हो जाता है, जैसे कि आप जानते हैं जब भी किसी देश में ट्रेड होता है तो क्या मैंने कहा एमएनसी क्या करती है, वो इंटीग्रेट करती है सारी मार्केट्स को। जब सारी मार्केट्स एक हो जाती हैं तो इससे क्या हो जाता है, वो इंटीग्रेशन की ओर जाती हैं। अब होता है जो हमारा प्रोड्यूसर्स और जो बायर होता है, जो ख़रीदने वाला होता है, तो वो क्या करते हैं, अब इनसे फ़ायदा क्या होता है एमएनसी के थ्रू, जो लोकल वाले होते हैं तो उनको क्या फ़ायदा मिल जाता है, उनको मार्केट मिल जाती है। वर्ल्ड मार्केट में वो क्या कर देते हैं, उनका व्यवहार बनता है, वो मार्केट को खोज लेते हैं। और बायर जो होते हैं उनको कंपटीशन की वजह से क्या हो जाता है, अच्छी चीज़ें मिलने लग जाती हैं, तो ये फ़ायदा होता है। जैसे आपने चाइनीज़ टॉयज़ के विषय में देखा होगा, चाइनीज़ टॉयज़ क्या होते हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं और उनको ईजिली क्या कर देते हैं, हम लोग ख़रीद लेते थे। वो ईजिली सस्ता क्यों करते थे, क्योंकि जो भारतीय कंपनियां होती तो उनको सीधे वो क्या करेंगे, उससे कंपटीशन से ही बाहर कर देंगे, इसलिए वो ऐसा करते हैं। अब यहाँ पर फिर से हमारा क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स दैट हैव द इनेबल ग्लोबलाइजेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ग्लोबलाइजेशन को नहीं भी चाहते हैं, तो जैसे यानी कि योग बना देते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, आज ग्लोबलाइजेशन में उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया अपना है। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया, आज हर एक व्यक्ति आसानी से, हम लोग एक कॉल करते हैं, एक फ़ोन करके कोई भी देश, किसी भी देश से क्या कर सकता है, गुड्स मंगवा सकता है, विद इन आवर, किसी भी समय कर सकता है। अब हमारा जो एक लास्ट टॉपिक रह जाता है में एलपीजी की पॉलिसी क्या हुई थी 1991 में, भारत में एक बहुत बुरी यानी कि क्राइसिस कह सकते हैं उस समय इमर्ज हो गया था 1991 में। उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने क्या कर दिया था, देश में सिर्फ 15 दिन के लिए खाने का रह गया था। भारत को अपना गोल्ड रखना पड़ा देशों के आगे गिरवी, जिसकी वजह से क्या चल सके, देश को चलाया जा सके। और उसी समय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने एलपीजी की पॉलिसी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को फॉलो किया। इससे क्या हो गया, जो प्राइवेट, अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप प्राइवेट फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं, आपको कई तरह की सहूलियत दी जाएंगी। प्राइवेटाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन, बहुत सी लिबर्टी भी प्रदान कर दी कि आपको ये सुविधाएं दी जाएंगी, ये की जाएंगी। अब ज़्यादा उसमें का झंझट नहीं रह गया, तो बहुत सी विदेशी कंपनी क्या हो जाती हैं, वो भारत आती हैं। और ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन को कब से उसने अडॉप्ट कर लिया, 1991 से ग्लोबलाइजेशन भी अब विदेशों से आकर के पूरी कंपनियाँ यहाँ पर सेटअप होने लग गई थी।
और पहले क्यों भारत ने ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की थी? क्योंकि वो उसको डर था कि कहीं भारत फिर से गुलाम ना हो जाए, इस चीज़ से वो डर रहे थे। क्योंकि चाइना ने भी ओपन डोर पॉलिसी बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी, उसने 1978 से चालू कर दिया था। और अब देखते हैं कि चाइना कितनी उसकी वर्ल्ड में सेकेंड नंबर की इकोनॉमिस्ट यानी कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना की। तो ये सब का फ़र्क पड़ा क्योंकि उसने बहुत पहले ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया था चाइना ने, इसलिए चाइना क्या हो गया, भारत से बहुत आगे था। लेकिन जब से भारत ने अपनी एलपीजी की पॉलिसी लॉन्च की है, अब भारत और चाइना का कंपेयर बिल्कुल क्या है, इक्वल जा रहा है, उनके जो आगे बढ़ने की सहूलियत है। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूटीओ की। डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1995 में हुआ था। और 2016 तक इसमें कितने मेंबर हो गए थे? 165 मेंबर हो गए थे इसके। ये क्या करता है डब्ल्यूटीओ? वर्ल्ड में ट्रेड की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है छोटे छोटे देशों को बड़े बड़े देशों के साथ में, बड़े देशों को छोटे देशों के साथ में। ये क्या करता है? ट्रेड की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। और जो डब्ल्यूटीओ होता है उसका जो काम होता है, फ्री एंड फेयर ट्रेड की बात करते हैं कि किसी के साथ में नाइंसाफ़ी ना हो। लेकिन फिर भी जो डब्ल्यूटीओ को बनाया था वो किसने बनाया था? डेवलप कंट्रियों ने बनाया था, हम कह सकते हैं। जो डेवलप कंट्रियाँ जब डब्ल्यूटीओ को यानी कि उन्होंने किसको बनाया? डब्ल्यूटीओ को बनाया डेवलप कंट्रियों ने। तो कॉमन सी बात है, कोई भी अगर प्रॉब्लम कोई भी सिचुएशन होगी तो किसका फेवर करेंगे? वो रिच कंट्रियों का ही फेवर करेंगे। इसी तरह अमेरिका की अगर हम बात करें, जो अमेरिका अगर एक केस स्टडी हम लोग आपस में अपने से ऐसे डिस्कशन करते हैं, जो अमेरिका के फार्मर होते हैं कितने परसेंट फार्मर सिर्फ एग्रीकल्चर करते हैं? 0.5% फार्मर ही एग्रीकल्चर करते हैं। और जो जीडीपी में उनका योगदान होता है वो कितना होता है? 1% होता है उनकी जीडीपी में योगदान होता है अमेरिका के फार्मर्स का। तो वो होता क्या है, जब वो अपने देश में इसी तरह जब वो प्रोडक्शन हो जाता है, जब अपने देश से बचता है, यानी कि अपनी जब ज़्यादा हो जाए, सरप्लस होती है जब कोई चीज़ एग्रीकल्चर में, तो क्या कर देते हैं? बाहर बेचने के लिए आते हैं। जब बाहर बेचने के लिए आते हैं तो अमेरिका की जो गवर्नमेंट होती है वो इतनी सब्सिडी दे चुकी होती है यानी कि किसानों को, अपने फार्मर्स को, कि उनको बहुत ही आसानी में, बहुत ही वो यानी कह सकते हैं चीप रेट में क्या करते हैं, वो अपनी फसल को बेच देते हैं दूसरे देशों को इस तरह। लेकिन जो दूसरे देशों के साथ, जैसे भारत की बात करें, 49% पॉपुलेशन किसमें एंगेज? एग्रीकल्चर में एंगेज है। तो अब भारत इतनी ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकता अपने लिए यहाँ के लोगों को, लेकिन अमेरिका क्या कर देता है? वो सब्सिडी बहुत प्रोवाइड करा देता है, तो वो आसानी से उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो इस तरह जो डब्ल्यूटीओ को है, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर वर्क नहीं करता। अब वो सस्ता बेच रहे हैं, दूसरे देश महंगा बेच रहे हैं, तो कॉमन सी बात है किसका बिकेगा सबसे ज़्यादा? वो अमेरिका का जाएगा। इस तरह डब्ल्यूटीओ को अपनी एक्टिविटी में सुधार करना चाहिए, मेरा ओपिनियन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। इस तरह हमारी यहाँ से इकोनॉमिक्स ख़त्म होती है। अब देखेंगे जो सिविक्स को।